शीतल अपने माँ पापा की इकलौती संतान थी। उसके जन्म के 3-4 महीने बाद ही उसकी माँ का देहांत हो गया था। शीतल की माँ का देहांत के हो जाने से उसकी बुआ उसे मनहूस मानती थी। वही शीतल के ननिहाल वालों ने तो उसकी माँ की मौत के बाद रिश्ता ही तोड़ लिया था। लेकिन शीतल के पापा करमवीर जी शीतल से बहुत प्यार करते थे। शीतल की माँ की मौत के बाद उसके पापा टूट चुके थे। उसके जीने की चाह ही खत्म हो चुकी थी। लेकिन अब भी वह अपनी मासूम सी फूल सी बेटी शीतल को देखते तो उसकी खुशी में अपने जीने की चाह तलाशते। करमवीर जी के 4 भाई थे। करमवीर से बड़े शीतल के ताऊ धर्मवीर जी, करमवीर से छोटे उदयवीर और जयवीर। करमवीर जी के बड़े भाई के 2 बेटे थे। दोनों छोटे भाई 2-2 बेटे और एक बेटी थी। शीतल की बुआ झुमकी और दादी सुखवंती उसके चाचा ताऊ के बच्चों से बहुत प्यार करती थी। लेकिन शीतल को मनहूस कहती और कहती कि मनहूस जन्म के 2-3 महीने में ही अपनी माँ को खा गई और अब मेरे बेटे की जिंदगी में मनुष्यत फैला रखी है। क्योंकि करमवीर जी से कई बार शादी के विषय पर बात की, लेकिन करमवीर जी ने दूसरी शादी से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि शीतल की सौतेली माँ आकर उसके साथ कोई बुरा बर्ताव करे। जब सुखवंती और झुमकी बार बार करमवीर जी से दूसरी शादी के बारे में कहती तो करमवीर जी मना कर देते और सोचते कि घर वाले तो पहले ही मेरी बेटी को इतना दर्द देते हैं, अगर उसकी सौतेली माँ भी उसके साथ ऐसा करेगी तो मेरी बेटी का क्या होगा। सभी घर वाले शीतल के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे, उसे खरी खोटी सुनाते। लेकिन शीतल बेचारी अपने पापा से कुछ नहीं कहती और चुपचाप सब कुछ सहन करती। करमवीर जी चाहते थे कि वह अपनी बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा खुशी दे। वह उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते, जिससे वह शीतल को माँ और पापा किसी के प्यार की कमी भी महसूस नहीं होने देना चाहते थे। शीतल भी अपने पापा की खुशी की खातिर उसे कुछ भी नहीं कहती, लेकिन शीतल के ना कहने पर भी उसके पापा सब कुछ अच्छे से जानते और समझते थे। कभी कभी करमवीर जी सोचते कि मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से बहुत दूर चला जाऊं, जिससे मेरी बेटी पर कोई आँच ना आए। लेकिन फिर वह सोचते कि बिन माँ की बच्ची अकेली कहाँ रहेगी, अगर मैं काम पर चला गया तो पीछे से मेरी बेटी का ध्यान कौन रखेगा। यह सोचकर दुखी हो जाते। फिर सोचते कि चाहे जैसा भी है, लेकिन है तो मेरा परिवार और मेरी बेटी यहाँ सुरक्षित है। शीतल के चाचा ताऊ के बच्चे उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते। धर्मवीर जी के दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। शीतल की भाभियाँ भी शीतल के साथ बुरा बर्ताव करती थी, यहाँ तक कि उस पर उल्टे सीधे इल्जाम लगा देती। उदयवीर और जयवीर की लड़की भी उससे जलती थी। उसके जलने का एक कारण शीतल की बेइंतहा खूबसूरती थी। शीतल देखने में किसी अप्सरा से कम नहीं थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती जा रही थी, उसके रूप में और भी निखार आता जा रहा है। शीतल की खूबसूरती के सारे गांव के लड़के दीवाने थे। शीतल अगर कहीं जाती तो लोगों की नज़र उस पर रुक जाती। शीतल बिल्कुल सादगी से रहती, लेकिन फिर भी वह किसी अप्सरा से कम नहीं लगती। गांव के लड़के कई उससे अपने प्यार का इजहार भी कर चुके थे, लेकिन शीतल इन सब पर कोई ध्यान नहीं देती। उदयवीर जी और जयवीर जी की लड़कियां यह सब कुछ देखकर जल भुन जाती, क्योंकि वे दोनों देखने में सामान्य थी। वे दोनों बन ठन कर रहती, लेकिन कोई भी लड़का उनकी तरफ दोस्ती करने की बजाय देखना भी पसंद नहीं करता। यह सोचकर देखकर प्रिया और दिव्या तिलमिला उठती और सोचती, ऐसा क्या है इस शीतल की बच्ची में जो सब इसके दीवाने हैं। वे अपना सारा गुस्सा शीतल पर उतारती। दिव्या और प्रिया शीतल से 2 और 3 साल बड़ी थी। जब भी दिव्या और प्रिया के लिए कोई रिश्ता आता
तो लड़के वाले शीतल को देखकर दिव्या या प्रिया से रिश्ता करने की जगह शीतल से रिश्ता करने के बारे में कहते। यह देखकर सभी घर वाले बहुत दुखी हो जाते और शीतल को काफी उल्टी सीधी सुनाते। प्रिया तो कभी कभी गुस्से में शीतल पर हाथ भी उठा देती, लेकिन शीतल सब कुछ सहन करती। वह कभी भी अपने पापा को कुछ नहीं बताती। करमवीर जी चाहते थे कि शीतल पढ़ लिख कर उसका नाम रोशन करे। वह चाहते थे कि उसकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। शीतल पढ़ने में काफी तेज थी। स्कूल में भी वह सबके प्रिय थी। कभी कभी करमवीर जी शीतल को समझाते कि बेटा, अगर तुम पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी तो मेरे दिल को भी सुकून मिलेगा। मैं नहीं चाहता बेटा, यहाँ जितना दर्द तुमने सहन किया है उतना तुम अपने ससुराल में भी सहन करो। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी पर भी आश्रित रहो। तब शीतल हमेशा मुस्कुराते हुए कहती, पापा, आप ही तो कहते हो कि मैं आपकी राजकुमारी हूँ और मुझे कोई राजकुमार लेने आएगा और कोई बड़ा सा महल घराना मुझे मिलेगा, तो फिर मुझे क्या तकलीफ होगी। यह कहकर शीतल हंस पड़ती। उसके पापा उसकी मासूमियत देखकर प्यार से उसका गाल थपथपा देते। करमवीर जी की तबीयत अब ज्यादातर खराब ही रहती थी। वह अक्सर बीमार रहते। शीतल अपने पापा की जी जान से देखभाल करती थी, लेकिन करमवीर जी को यह चिंता सताई जा रही थी कि अगर कहीं उसे कुछ हो गया तो उसकी बेटी का क्या होगा। एक दिन उसने अपनी बेटी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा। यह सुनकर शीतल रोते हुए बोली, प्लीज़ पापा, आप ऐसा मत बोलो। तब करमवीर जी बोले, बेटा, मेरी इच्छा थी कि तुझे शादी के जोड़े में अपने हाथों से विदा करूं, लेकिन बेटा शायद अब मैं यह सब कुछ नहीं कर सकूंगा। मैं चाहता हूं बेटा कि तुम हमेशा खुश रहो। मेरे जाने के बाद तुम किसी के दबाव में आकर अपनी जिंदगी का फैसला मत लेना। हमेशा अपने दिल की सुनना। बेटा, मैं हमेशा तुम्हें सुखी देखना चाहता हूँ। यह कहकर करमवीर जी की आंखों में आंसू छलक पड़े तो शीतल रोते हुए अपने पापा के गले लग गई। आखिर में होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन करमवीर जी शीतल को छोड़कर हमेशा के लिए भगवान जी के पास चले गए। उनके जाने के बाद शीतल बहुत अकेली हो गई। वह टूट सी गई थी, लेकिन उसे संभालने वाला कोई नहीं था। उसकी दादी बुआ तो उसे और भी ज़्यादा मनहूस मानने लगी थी। उसके पापा की कमाई से प्यार करने वाले जो लोग थोड़ी बहुत उसे सहानुभूति जताते थे, उन्होंने भी शीतल से किनारा कर लिया। एक दिन शीतल की चाचा ताऊ ने धोखे से शीतल के हिस्से की प्रॉपर्टी शीतल के साइन करवा लिए, क्योंकि अब कानून के हिसाब से शीतल बालिग थी। वह पूरे 18 साल की हो चुकी थी। प्रॉपर्टी हड़पने के बाद शीतल के चाचा ताऊ सभी घर वालों का बर्ताव शीतल के प्रति और भी बुरा हो गया। वे लोग उसे बहुत तकलीफ देते। शीतल बेचारी सब कुछ सहन करती। उसकी स्थिति अब बहुत दयनीय हो गई थी। उसके ताऊ के लड़के लड़कियों की पत्नी और उसकी चाची की लड़की प्रिया और दिव्या उसे फटे पुराने कपड़े पहनने को देती, लेकिन उन कपड़ों में भी शीतल किसी अप्सरा से कम नहीं लगती। एक दिन जब प्रिया के लिए रिश्ता आया तो लड़के वालों ने प्रिया की जगह शीतल को पसंद किया, तो सभी घर वाले बहुत गुस्सा हो गए और तब उन लोगों ने शीतल को घर से बाहर निकाल दिया। शीतल काफ़ी रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन उन लोगों ने उसकी एक ना सुनी। शीतल उस उम्मीद से घर के बाहर बैठ गई कि शायद उसके घर वालों का जब गुस्सा शांत हो जाएगा तब वे लोग उसे घर के अंदर बुला लेंगे। शीतल को घर के बाहर बैठे हुए देखकर गांव के लड़कों का एक झुंड जमा हो गया। कोई शीतल को अपनी जीवन संगनी बनाना चाहता था, तो कोई कहता मेरे साथ चलो, ऐश करोगी, इन लोगों के साथ क्यों रहती हो। लेकिन शीतल सब सुनकर भी उन सब की बातों को अनसुना कर रही थी, क्योंकि उन्हें उन सब की आंखों में हवस दिखाई दे रही थी। तभी एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। उनमें से एक
रोबीने व्यक्तित्व की औरत बाहर निकली। सब उसे हैरानी से देखने लगे। वह औरत देखने में रईस घर की लग रही थी। वह चलकर शीतल के पास आई। उसे देखकर शीतल उसके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी और फिर बोली, मौसी जी आप। उस औरत ने लड़कों की तरफ देखा। उसे गुस्से में देखकर सभी लड़के धीरे धीरे वहां से खिसक लिए। अब बड़ी मौसी ने प्यार से शीतल के सर पर हाथ फेरा और बोली, क्या हुआ बेटा, तुम घर के बाहर कैसे? मौसी जी, पापा के जाने के बाद चाचा और ताऊ ने धोखे से मेरे हिस्से की जायदाद के कागजों पर मेरे साइन करवा लिए, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उसे रोते देखकर मौसी गुस्से से तिलमिला उठी और जोर जोर से घर का दरवाजा पीटने लगी। शीतल की चाची ने सोचा कि शीतल ही दरवाजा खटखटा रही है, इसीलिए गाली देते हुए गुस्से में दरवाजा खोला। लेकिन सामने मौसी जी को देखकर उसकी सांस उसके गले में अटक गई थी और वह सहम गई। शीतल को लेकर मौसी जी शांति देवी भीतर आई और जोर से चिल्लाते हुए बोली, किसकी हिम्मत हुई मेरी मासूम बच्ची के साथ इतना बुरा करने की? शांति देवी की आवाज़ सुनकर सभी घर वाले आंगन में आ गए। शांति देवी शीतल की दादी की बड़ी बहन थी, तो बच्चे भी अपनी मम्मी पापा की तरह उन्हें मौसी जी कहकर ही पुकारते थे। वह रईस और अमीर घराने में थी। सभी लोग पीठ पीछे उसे हिटलर मौसी कहकर बुलाते थे। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह मौसी से कुछ कह सके। शांति देवी गुस्से में बोली, क्या सबके सब बहरे गूंगे हो गए? बताओ मुझे, किसकी हिम्मत हुई मेरी मासूम बच्ची को घर से निकालने की? लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि सब जानते थे कि मौसी जी से कुछ कहना अपने लिए आफत मोल लेना है। तब शांति देवी सुखवंती जी के पास गई और बोली, क्या दीदी, आप भी तो एक औरत है, माँ है, और फिर भी दूसरों के दर्द को नहीं समझ सकती क्या? शीतल बिन माँ बाप की बेटी है। जिस समय आपको उसे संभालना चाहिए, उसे प्यार देना चाहिए, उस समय तो तुमने उसे घर से निकाल दिया। कैसी पत्थर दिल औरत है आप। तब सुखवंती जी गुस्से में बोली, यह मेरी पोती नहीं है और ना ही मेरा इससे कोई रिश्ता है। पहले ही अपनी माँ को खा गई और फिर मेरे बेटे की जिंदगी पर इसका काला साया छाया रहा, जिससे वह अपना दूसरा घर नहीं बसा सका, और अब यह मेरे बेटे को भी खा गई, मनहूस कहीं की। सुखवंती जी गुस्से में बोली। यह सुनकर शांति देवी बोली, मैं समझती हूँ दीदी कि आप पर क्या बीत रही है, लेकिन आप मेरी बेटी को मनहूस नहीं कह सकती। आप अपने दर्द में दूसरे को कितना दर्द दे रही है, आपको नहीं मालूम। अरे जिस वक्त आपको मेरी फूल सी बच्ची को सीने से लगाना चाहिए था, आपने उसे ठोकर देकर अपने से दूर करना चाहा। जब मेरे भांजे की मौत हुई तो किसी कारण बस मैं नहीं आ सकी, लेकिन अब मैं यह सोचकर आई शायद आप लोगों को कुछ हिम्मत दे सकूं। मुझे लग रहा था कि आप लोग बड़े दुख से गुजर रहे होंगे, लेकिन मुझे क्या मालूम था आपको मेरे भांजे की मौत का दुख नहीं, उसकी प्रॉपर्टी हड़पने की जल्दी थी। शांति देवी गुस्से में बोली, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। शांति देवी ने सबको लताड़ा, सबको काफ़ी खरी खोटी सुनाई, लेकिन किसी ने शांति देवी से कुछ नहीं कहा। शांति देवी ने कहा कि पहले तो मैं एक दिन के लिए आई थी, लेकिन अब मैं जब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरी फूल सी बच्ची के हिस्से की प्रॉपर्टी वापस उसके नाम नहीं हो जाती। यह सुनकर सभी घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। शीतल की आंखों में आंसू आ गए और वह फिर रो पड़ी। तब शांति देवी ने उसे गले लगा लिया और कहा, नहीं बेटा, अब मत रो, तेरी मौसी दादी आ गई है, अब तेरे साथ कुछ नहीं गलत होगा। शांति देवी ने सब लोगों से कहकर
आखिरकार वापस शीतल की प्रॉपर्टी उसके नाम करवा दी। फिर शांति देवी शीतल से बोली, बेटा मैं तुझे इन हैवानों के बीच नहीं छोड़ सकती, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। यह सुनकर शीतल की ताई हाथ जोड़कर बोली, मौसी जी आप शीतल बिटिया को मत ले जाइए, हमें हमारी गलती का एहसास है। हम वादा करते हैं आज के बाद इसके साथ कुछ नहीं करेंगे। हाँ मौसी जी, हम इसे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होने देंगे, हम शर्मिंदा है। यह कहकर शीतल की चाची ने भी हाथ जोड़ दिए। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। शीतल उनका ये रूप देखकर हैरान थी। वह सोच रही थी कि यह सब उनका दिखावा है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये दोनों कितनी घटिया और स्वार्थी है। शीतल की चाची और ताई सोच रही थी कि अगर मौसी जी शीतल को अपने साथ ले गई, हमने जो कुछ शीतल के साथ किया है सब जानकर हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी, और साथ ही सोने का अंडा देने वाली मुर्गी शीतल भी हमसे दूर चली जाएगी। उसकी लाखों की प्रॉपर्टी हमसे जो छिन जाएगी। इसीलिए वह मौसी जी से के सामने रोने का झूठा नाटक करने लगी। लेकिन मौसी जी ने उनकी बात नहीं मानी। थक हार कर शीतल की चाची ताई के साथ बाकी के घर वाले भी शीतल को छोड़ जाने के लिए मौसी जी से कहने लगे। थक हार कर मौसी जी ने शीतल की तरफ देखा। तब शीतल बोली, हाँ मौसी जी आप जाओ, मैं यहीं रहूँगी तो अपने पापा की यादों के सारे जी लूँगी। शीतल की बात सुनकर शांति देवी ने उसके सर पर हाथ फेरा और उसे गले लगा लिया और बोली कि अगर आज के बाद तुझे कोई परेशानी हो तो बेझिझक अपनी मौसी से कहना। फिर वे सब परिवार वालों की तरफ मुड़कर बोली, खबरदार जो किसी ने भी मेरी बच्ची के ऊपर जरा भी जुल्म ढाने की कोशिश की तो जिंदगी नर्क बना दूंगी सबकी। यह कहकर शांति देवी ने सबसे विदा लेकर अपनी ससुराल चली गई। सब घर वालों ने उसके जाने के बाद राहत की सांस ली। सब घर वाले मन ही मन इस बात से गुस्सा थे कि शीतल के हिस्से की प्रॉपर्टी वापस शीतल को मिल गई। वे यह भी जानते थे कि शीतल किसी भी हालत में प्रॉपर्टी वापस उनके नाम नहीं करेगी, वे चाहे जो भी कर ले। अगर उन्होंने कुछ करने की सोची तो मौसी जी उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। अब वे लोग शीतल से कुछ नहीं कहते। मौसी जी भी रोज फोन करके शीतल से उसका हाल चाल पूछती, लेकिन कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ को चाहे कितना भी जमीन में रख लो, वह टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। यही हाल शीतल के परिवार वालों का था। वह मन ही मन योजना बनाने लगे कि शीतल के हिस्से की प्रॉपर्टी वापस अपने नाम कैसे की जाए। उन्हें डर था कि कहीं मौसी जी ने शीतल के लिए कोई लड़का देखकर उसकी शादी करवा दी तो उनकी लाखों की प्रॉपर्टी उन लोगों से छिन जाएगी। सभी घर वाले शीतल से उसकी प्रॉपर्टी हथियाने और उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाने की योजना बनाते, लेकिन अपनी योजना में कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें मौसी जी का डर जो था। मौसी जी निशा से रोज फोन कर उसका सारा हालचाल जान लेती, लेकिन शीतल के साथ ऐसा कुछ होने वाला था कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक दिन शीतल की ताई के छोटे लड़के का साला विवेक अपनी बहन से मिलने घर आया। विवेक एक किस्म का आवारा, अय्यासी और जुआरी और शराबी था। विवेक जैसे ही अपनी बहन से मिलने घर आया,
शीतल की भाभी ने शीतल को विवेक के लिए चाय नाश्ता लेकर आने के लिए कहा। इससे पहले विवेक जब भी घर आता, शीतल कमरे से बाहर नहीं निकलती। विवेक ही क्या, जब भी घर कोई अनजान आदमी आता तो शीतल को एक अजीब सा डर सताता था और वह घर से कमरे से बाहर भी नहीं निकलती थी। इस बार भी अपनी भाभी के कहने पर भी शीतल कमरे से बाहर नहीं निकली, लेकिन उसकी भाभी ने गुस्से में 3-4 बार आवाज दी तो शीतल को थक हार कर विवेक के लिए चाय नाश्ता लेकर जाना पड़ा। कमरे में कदम रखते ही शीतल ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली और बोली, भाभी जी चाय। यह सुनकर शीतल की भाभी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और वह बोली, कानों में तेल डाल के बैठी हो क्या, जो मेरी आवाज सुनाई नहीं दी। विवेक ने जैसे ही शीतल को देखा तो देखता ही रह गया। फिर वह अपनी दीदी की तरफ देखते हुए बोला, क्या दीदी आप भी, अरे क्या हुआ, अगर थोड़ी गलती हो गई तो जाने दो बेचारी को। यह सुनकर प्रीति ने शीतल से कहा, इन्हें रखकर जाओ यहाँ से। शीतल चुपचाप उन्हें रखकर जल्दी से कमरे से बाहर आ गई। विवेक उसे जाते हुए देखता रहा। उसे कहीं खोए हुए देखकर प्रीति बोली, क्या हुआ विवेक, कहाँ खो गए। तब विवेक शैतानी मुस्कान लिए अपने चेहरे पर अपनी बहन की तरफ देखा और बोला, वाह दीदी, अब तक आप सबने इस हीरे को कहाँ छुपा कर रखा था। पहले जब भी आता तो इससे कभी मुलाकात ही नहीं हुई। अरे जब भी कोई घर पर आता है ना, तो पता नहीं इस डायन को क्या हो जाता है, कमरे से बाहर नहीं निकलती। नहीं दीदी, आप उसे डायन मत कहो। क्यों नहीं कहे, और तुम्हें इतना दर्द क्यों हो रहा है, कहीं तुम्हें वह डायन तो नहीं भाग गई। यह सुनकर विवेक मुस्कुरा दिया। तब प्रीति की चेहरे पर भी यह सोचकर मुस्कान आ गई कि अगर शीतल का विवाह विवेक से हो गया तो आसानी से शीतल के हिस्से की सारी प्रॉपर्टी उनके हाथ आ जाएगी। और वैसे भी विवेक की बदनामी वाली हरकतों की वजह से कहीं भी उसकी शादी कोशिश करने के बावजूद भी नहीं हो रही थी। कोई भी विवेक को अपनी बेटी नहीं देना चाहता था, लेकिन फिर भी कुछ सोचकर प्रीति परेशान हो गई। उसे परेशान देखकर विवेक बोला, क्या हुआ दीदी, आप परेशान क्यों हो। तब प्रीति गुस्से में बोली, अरे मैं अच्छे से जानती हूँ इस डायन को, यह कभी भी तुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं होगी। और हाँ, अगर हमने जोर जबरदस्ती की तो वह हिटलर मौसी है ना, वह हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। इसीलिए अच्छा यह है तू इस डायन को भूल जा। नहीं दीदी, अरे उसे देखकर तो मैं अपने होश गवा बैठा हूँ, ऐसे कैसे उसे भूल जाऊँ। मैं किसी भी हालत में उसे पाना चाहता हूँ, लेकिन तू जानता है यह हो नहीं सकता। हर असफल काम को सफल बनाना विवेक के बाएं हाथ का खेल है। मैं कुछ समझी नहीं, अगर इसके साथ कुछ ऐसा हो जाए कि इसे मुझसे शादी करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचे तो ऐसा कुछ मत करना, वरना हिटलर मौसी जी हमें छोड़ेगी नहीं। पहले तो हम प्यार से बात करते हैं, अगर यह नहीं मानी तो मुझे अपना तरीका आजमाना पड़ेगा। अरे अच्छी अच्छी मछलियों को मैंने अपनी जाल में फंसाया है और उन्हें बर्बाद करके छोड़ दिया। यह तो खुश नसीब है कि मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। यह कहकर विवेक जोर से हंसा। प्रीति को विवेक की बात ठीक लगी। प्रीति ने शाम को सब घर वालों को एक कमरे में इकट्ठा किया। उस वक्त शीतल अपने कमरे में थी। शीतल अधिकतर अपने कमरे में ही रहती थी।
प्रीति ने सभी घर वालों को विवेक की बात बताई और कहा कि इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। फिर हिटलर मौसी जी शीतल के लिए कभी भी कोई लड़का ढूंढ सकती है। यह सुनकर सभी घर वालों को विवेक और प्रीति का आइडिया सही लगा। फिर शाम को जैसे ही प्रीति अपने कमरे में से बाहर आकर सबके लिए खाना बनाने में जुटी तो उसकी चाची ताई उसके पास आई और बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और बोली, रहने दो बेटा, वैसे भी कितना काम करती हो, थोड़ा आराम कर लिया करो। जाओ आराम करो, मैं खाना बनाती हूँ। यह सुनकर शीतल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तभी उसकी चाची आई और कहने लगी, ऐसे क्या देख रही हो बेटी? अरे हम तुम्हारी दुश्मन थोड़ी ना है। जबरदस्ती शीतल की ताई और चाची ने उसे आराम करने कमरे में भेज दिया। शीतल ये सब कुछ देखकर हैरान थी। उसे अच्छे से पता था कि जरूर इन लोगों के दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है, जिसका मतलब है उसका विनाश। शीतल इसी सोच में डूबी रही। तभी उसे अपनी ताई की आवाज़ सुनाई दी कि शीतल खाना खा लो, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब प्रीति शीतल के कमरे में आई और प्यार से बोली, क्या हुआ शीतल, तुम यहाँ बैठी हो? अरे मम्मी जी कब से तुम्हें आवाज़ दे रही है, जल्दी से नीचे चलो, हम खाना खाते हैं। वह जबरदस्ती शीतल को खींचकर नीचे ले आई। सभी घर वाले भी प्यार से शीतल से बात करने लगे। शीतल को सब कुछ अजीब और अटपटा लग रहा था। उसे एक आने वाले तूफान की खामोशी लग रही थी। वह चुपचाप खाना खाने बैठ गई। विवेक लगातार उसे घूरे जा रहा था। तब ताई बोली, लो बेटा, मैंने आज तुम्हारी मनपसंद डिश बनाई है। यह कहकर ताई ने शीतल की थाली में खाना परोस दिया, लेकिन शीतल को तो जैसे घबराहट सी हो रही थी। तब सभी घर वालों ने मान मनुहार करके शीतल को जबरदस्ती खाना खिला दिया। विवेक की नज़र अभी भी शीतल पर टिकी हुई थी। जब भी शीतल की नज़र विवेक से टकराती तो वह घबराकर और हड़बड़ाकर अपनी नज़र फेर लेती। खाना खाने के बाद निशा अपने कमरे में आ गई। ताई जी और चाची ने उसे झूठे बर्तन भी रसोई में साफ नहीं करने दिए। वह अपने कमरे में आकर लेट गई। वह अभी इसी सोच में डूबी हुई थी कि आखिर में इन लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है। तभी उसकी चाची और ताई कमरे में आई। उसके पीछे पीछे ताई की दोनों बहुएं प्रीति और मानसी भी आ गई। तब ताई ने उसके सर पर हाथ फेरा और अपने सिर पर हाथ का स्पर्श पाकर शीतल ने पलटकर देखा और सभी को वहाँ खड़े देखकर हैरान रह गई। वह उठकर अपने बेड पर बैठ गई। तब ताई बड़े प्यार से बोली, बेटा, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। यह सुनकर शीतल बोली, जी बोलिए ताई जी। तब ताई बोली, देखो बेटा, तुम्हारे माँ बाप तो अब इस दुनिया में नहीं है और अब तुम हमारी जिम्मेदारी हो। एक जवान बेटी घर वालों एक बाप के सीने पर एक पत्थर के समान होती है, लेकिन अब तुम्हारी माँ बाप तो है नहीं, इसीलिए अब तुम हमारी जिम्मेदारी हो और अब तुम जवान भी हो गई हो। हम चाहते हैं कि तुम शादी कर लो। यह सुनकर शीतल हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी और कहने लगी, शादी नहीं ताई जी, मैं पहले अपने पापा का सपना पूरा करना चाहती हूँ। यह सुनकर चाची बड़े प्यार से बोली, अरे बेटा, किसने मना किया है? सपने तो शादी के बाद भी पूरे हो सकते हैं और रही बात तुझे आगे पढ़ाई करवाने की, तो वह हमारी जिम्मेदारी है। शीतल ने फिर कुछ कहना चाहा, लेकिन ताई ने उसके होठों पर हाथ रख दिया और कहा कि तुम हमारी बेटी हो
और हम तुम्हें ऐसे कैसे कहीं भी आग में झोंक देंगे। तब शीतल मन ही मन सोचने लगी कि जरूर कुछ ना कुछ बड़ी गड़बड़ है, वरना ये लोग इतनी भी अच्छे नहीं है जैसा ये अच्छे होने का दिखावा कर रही है। तब शीतल गंभीर स्वर में बोली, लेकिन आप मेरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन लड़का कौन है? यह सुनकर प्रीति बोली, अरे और कौन होगा, मेरा लाडला भाई विवेक। विवेक का नाम सुनते ही शीतल के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह जानती थी कि विवेक एक नंबर का शराबी और अय्यास इंसान है। यहाँ तक कि कई बार वह लड़कियों से छेड़छाड़ करने के मामले में जेल भी जा चुका है। विवेक का नाम सुनते ही शीतल को गुस्सा आ गया और वह गुस्से में बोली, तुमने सोचा भी कैसे मैं उस घटिया इंसान से शादी करूंगी? यह सुनकर सभी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन सभी ने अपना गुस्से पर काबू रखा। तब ताई बोली, अरे बेटी, विवेक बहुत अच्छा लड़का है और तुमसे बहुत प्यार भी करता है और तुम उसे बहुत पसंद हो। अगर तुम विवेक से शादी कर लोगी तो हमें भी तुम्हारी कोई टेंशन नहीं रहेगी। यह सुनकर शीतल बोली, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होने का दिखावा कर रहे हो। आप सबको लगता है कि मैं उस विवेक जैसे घटिया इंसान से शादी कर लूं और आप सब मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी हथिया लें। यह कहकर गुस्से में शीतल उठने लगी। इस बार सभी को बहुत गुस्सा आया। तब उसकी ताई ने उसके हाथ पकड़कर खींचकर बेड पर पटकते हुए उसके बाल पकड़कर बोली, तुम क्या सोचती हो कि तुम हमारे सामने जबान चला लोगी और अपनी मर्जी की कर लोगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। यह कहकर उसने शीतल की गाल पर एक जोरदार तमाचा रख दिया। तब शीतल की चाची बोली, हम तो तुम्हें प्यार से समझाना चाहती थी, लेकिन कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब जो होगा, जो कुछ भी होगा, उसके जिम्मेदार तुम हो। लेकिन एक बात याद रखना कि तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, सब कुछ हमारा है। यह कहकर वह चली गई। शीतल ने अपने गाल पर हाथ रखे उन्हें जाते हुए देखती रही। उसके पूरे शरीर में कपकपी लगी हुई थी। उसे डर लग रहा था कि पता नहीं आगे क्या होगा। शीतल सारी रात इधर उधर करवट बदलते रही और अपने पापा को याद कर रोती रही कि पापा, अगर आज आप होते तो यह लोग मेरे साथ जैसा बर्ताव कर रहे हैं वैसा नहीं करते। प्लीज़ पापा, आप कहाँ हो? आ जाओ, आ जाओ ना। यह कहकर शीतल रो पड़ी। उधर जैसे ही शीतल के चाचा ताऊ ने सारी बात सुनी तो उन्हें भी गुस्सा आने लगा। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कोई चाचा ताऊ और परिवार वाले ऐसे हो सकते हैं जो अपनी ही बेटी के दुश्मन बन जाए। दूसरे दिन विवेक दिखाई नहीं दिया। दूसरे दिन सभी घर वाले एक शादी का बहाना बनाकर वहाँ से चले गए। शीतल ने साथ चलने के लिए कहा तो कोई ना कोई बहाना बनाकर उन लोगों ने टाल दिया और कहा कि वे लोग जल्दी ही रात को लौट आएंगे। लगभग 9 बजे घर के मुख्य दरवाजे पर आहट हुई। शीतल ने सोचा कि उसके घर वाले होंगे। यह सोचकर जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला वह हैरान रह गई और काफ़ी डर भी गई। वह कुछ कहती इससे पहले ही विवेक बोल पड़ा, हाय शीतल। लेकिन शीतल ने कुछ नहीं कहा। विवेक शीतल को घूरे जा रहा था। तब शीतल घबराते हुए बोली, तब तुम यहाँ कैसे? तभी विवेक अंदर आ गया
और बोला, तुम्हारी याद आ रही थी इसीलिए, और यह कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। शीतल काफ़ी घबरा गई और बोली, तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया? वह जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ी तो विवेक दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। शीतल गुस्से में हो गई और बोली, विवेक रास्ता छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर विवेक कहने लगा कि तुम गुस्से में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। तुम कितनी खूबसूरत हो तुम सोच भी नहीं सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी बात मान लो, तुम्हें ऐश कराऊंगा ऐश। यह सुनकर शीतल और गुस्से में हो गई और बोली, अपनी फालतू बकवास बंद करो और दरवाज़ा खोलने दो मुझे वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन विवेक पर तो जैसे भूत सवार था। वह शीतल से बार बार अपने प्यार का इजहार कर रहा था और शीतल उससे डर के पीछे की तरफ खिसक रही थी। आखिरकार विवेक शीतल के सामने गया और उसे छूने की कोशिश की। यह देखकर शीतल ने एक जोरदार तमाचा विवेक के गाल पर जड़ दिया और वहाँ से भागने लगी। तमाचा पड़ते ही विवेक गुस्से में बौखला गया और उसने शीतल का हाथ कसकर पकड़ लिया। शीतल ने बार बार उसे छोड़ने के लिए कहा, लेकिन विवेक ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। विवेक जबरदस्ती उसे खींचकर कमरे में ले गया। शीतल बार बार अपने आप को बचाने के लिए चिल्लाती रही, लेकिन विवेक ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। कमरे में ले जाकर विवेक ने एक धक्का देकर उसे बेड पर पटक दिया और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और कहने लगा कि मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें पाना चाहता हूँ। जिस चीज़ पर मेरा दिल आ जाता है मैं आखिरकार उसको हासिल कर ही लेता हूँ, वरना वह किसी की नहीं होती। आज मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूँगा कि तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। तुम्हारे पास मुझे चुनने के सिवाय और कोई चारा नहीं रहेगा। विवेक यह कहकर शैतानी हंसी हंसने लगा। यह सुनकर शीतल घबरा गई और कांपने लगी। तब विवेक उसकी तरफ बढ़ा तो शीतल एक झटके से बेड से उठ खड़ी हुई और दरवाज़ा खोलकर बाहर आने लगी। फिर विवेक ने उसे पकड़ लिया। इस बार भी शीतल ने एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। शीतल विवेक की पकड़ से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। विवेक शीतल को पकड़कर बेड की तरफ ले जा रहा था। तभी शीतल ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। अब विवेक बौखला गया और बोला, साली हरामजादी, तुम्हारी यह मजाल। यह कहकर उसने शीतल के बाल पकड़ लिए और 2-3 तमाचे उसके गाल पर जड़ दिए और धक्का देकर उसे बेड पर गिरा दिया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। लेकिन शीतल ने एक जोरदार लात विवेक के सीने पर मारी और विवेक नीचे गिर गया। शीतल कमरे से निकलकर बाहर भागते हुए आ गई। विवेक भी उसके पीछे पीछे आ गया। शीतल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शीतल जैसे ही दरवाजे की तरफ आई, विवेक उसके सामने आ गया तो शीतल घबराते हुए हॉल में आ गई। विवेक यहाँ आकर भी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। अब शीतल ने अपने आप को बचाने के लिए वहाँ रखा एक गमला विवेक के सर पर दे मारा। गमला पड़ते ही विवेक ने के सिर से खून का फव्वारा बह निकला और शीतल के हाथ से गमला छूटकर गिर गया। वह थर-थर कांपने लगी। तभी अचानक दरवाजे पर उसके परिवार वालों की आवाज़ आई। सब उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहे थे, लेकिन शीतल खड़ी थर-थर कांप रही थी। तभी सबने मिलकर दरवाज़ा खोल दिया। सभी परिवार वाले और विवेक का यह सब प्लान था। शीतल के परिवार वाले किसी शादी में नहीं गए थे। वह तो बस चाहते थे कि विवेक आकर शीतल की इज्जत के साथ खिलवाड़ करे
जिससे वह सब लोग सारे समाज के सामने शीतल को बदनाम कर सके, जिससे शीतल को थक हार कर विवेक का हाथ थामना पड़े या फिर मौत को गले लगाना पड़े, जिससे सारी प्रॉपर्टी उन्हें मिल जाए। विवेक तो वैसे भी शीतल के रूप से पागल था। वह किसी भी कीमत पर शीतल को पाना चाहता था। सभी घरवाले शादी का बहाना बनाकर घर से निकल गए और विवेक को शीतल के पास भेज दिया। लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा हो गया था। विवेक फर्श पर पड़ा तड़प रहा था और उसके सिर से खून बह रहा था। वही शीतल बुत बनी उसे देख रही थी और उसका पूरा शरीर कपकपा रहा था। यह देखकर प्रीति दौड़ते हुए आई और विवेक से क्या हुआ भैया कहकर लिपट गई और बोली, क्या हुआ भैया तुम्हें? प्रीति शीतल को गाली देने लगी कि डायन पहले तो अपने माँ बाप को खा गई, अब इसे मेरे भाई को खाकर चैन मिलेगा क्या? तब ताई बोली, अरे कैसी बेशरम लड़की है। उन सब की आवाज़ सुनकर धीरे धीरे पूरे मोहल्ले की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। शीतल के परिवार वाले शीतल पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि जब वे लोग शादी में गए थे तो पीछे से शीतल ने धोखे से विवेक को बुला लिया और उसकी हालत की। वे लोग उसे बदचलन आवारा कह रहे थे। प्रीति कह रही थी कि यह डायन मेरे भाई पर कब से डोरे डाले हुए थी, लेकिन मेरे भाई ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि हम सब ने उसे समझाने की भी कोशिश की और आज इसने धोखे से मेरे भाई को घर बुलाकर उसकी यह हालत की है। तब शीतल जोर से बोली, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसके कर्मों की सज़ा दी है। जबरदस्ती करना चाहता था मेरे साथ, अपनी इज्जत को बचाने की खातिर मैंने यह कदम उठाया है। मैं अपनी इज्जत को बचाने की खातिर किसी की भी जान ले सकती हूँ। शीतल कहकर चिल्लाने लगी। सारे मोहल्ले के सारे लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। कोई शीतल पर उंगली उठाता तो कोई शीतल के साथ सहानुभूति जताता। आखिरकार शीतल के परिवार वाले सब कुछ जानते हुए भी शीतल को दोषी ठहरा रहे थे। तब वे लोग शीतल के पास आए और उसे भला बुरा कहने लगे। प्रीति ने शीतल का हाथ पकड़कर धक्के देकर बाहर निकाल दिया कि इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। शीतल ने अपनी बेगुनाही के बारे में सबको बताया, लेकिन किसी ने भी मोहल्ले के व्यक्ति या घर के व्यक्ति ने उस पर यकीन नहीं किया। कोई नहीं जानता था कि यह सब कुछ शीतल के परिवार वालों की शीतल के खिलाफ रची गई साजिश है। विवेक को अस्पताल पहुंचाया गया और शीतल को काला मुंह करके घर से बाहर निकाल दिया गया। शीतल सबकी नज़र से छुपते छुपाते शहर से बाहर आ गई। उसका मन कर रहा था कि वह कहीं जाकर अपनी जान दे दे, लेकिन फिर उसे अपने पापा की एक बात याद आई कि बेटा, आत्महत्या करना महापाप है। यह भगवान की बेइज्जती करने के समान है। भगवान सबकी परीक्षा जरूर लेता है, अंधेरे के बाद उजाला भी जरूर होता है। यह सोचकर वह रो पड़ी और बार बार अपने पापा को याद करने लगी। तभी वह उठी और एक मंदिर में जाकर बैठ गई। वह रोती रही और भगवान से सवाल करती रही। लोग मंदिर आते जाते उसे घूर घूर कर देखने लगे। तभी एक महिला उसके पास आई और बोली, क्या हुआ बेटी, तुम यहाँ अकेले? हाँ माँ, मैं बहुत दुखी हूँ। क्या हुआ बेटी, मुझे बताओ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं यहाँ भटक रही हूँ। मुझे अपनी मौसी जी से बात करनी है। क्या आपके पास मोबाइल है? हाँ बेटा, क्यों नहीं। और उसने अपने पर्स में से मोबाइल निकालकर शीतल को दे दिया। शीतल ने मौसी जी को फ़ोन मिलाया। दूसरी तरफ मौसी जी ने जैसे ही फ़ोन उठाया,
हेलो किया तो शीतल की रुलाई फूट पड़ी और वह फूट फूट कर रोने लगी। फोन पर शीतल के रोने की आवाज़ सुनकर शांति देवी घबरा गई और बोली, बताओ क्या हुआ, बताओ मुझे बेटा क्या हुआ। तब शीतल ने सारी बात शांति देवी को बता दी। यह सुनकर शांति देवी बहुत गुस्से में बोली, तुम चिंता मत करो, मैं अभी आती हूँ। उधर शीतल के परिवार वालों ने गुस्से में शीतल को घर से तो बाहर निकाल दिया, लेकिन अब उन्हें यह सोचकर डर लग रहा था कि अगर शीतल ने हिटलर मौसी को सब कुछ बता दिया तो उनका क्या होगा। विवेक को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था। अभी उसकी हालत नाजुक बनी हुई थी। उधर शीतल अपनी मौसी जी के इंतजार में मंदिर में बैठी रही और भगवान से बार बार सवाल जवाब करती रही, इंतजार करती रही। लगभग 2 घंटे बाद मौसी जी मंदिर आ गई। शांति देवी को देखते ही शीतल खड़ी होकर दौड़कर उनके गले जा लगी और फूट फूट कर रोने लग गई। मौसी जी ने प्यार से उसे चुप कराया और फिर गुस्से में कहा, तुम चिंता मत करो बेटी, उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया है उन्हें उसकी सज़ा जरूर मिलेगी। यह कहकर वह शीतल को लेकर वापस उसके घर आ गई। मौसी जी को देखकर सभी घर वाले डर गए। उन्हें तो पहले ही शक था कि अगर मौसी जी को पता चल गया तो हमारी खैर नहीं। मौसी जी ने गुस्से में सबको काफ़ी सुनाया और लताड़ा। तभी वहाँ एक इंस्पेक्टर 2 कांस्टेबल लेकर आया। पुलिस को देखकर शीतल के घर वाले काफ़ी घबरा गए। तब शांति देवी इंस्पेक्टर से बोली, गिरफ्तार कर लीजिए सर इन सबको। मैंने आपको बताया था ना कि इन लोगों ने मेरी मासूम बच्ची के साथ कैसा सलूक किया है। शांति देवी के इतना कहते ही इंस्पेक्टर ने अपने कांस्टेबलों को इशारा किया और कांस्टेबल हाथ में हथकड़ी लिए उनकी तरफ बढ़े। अपनी तरफ बढ़ते देखकर शीतल के सभी घर वाले घबरा गए और हाथ जोड़कर रोते हुए बोले, मौसी जी हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शीतल की ताई रोते हुए बोली, मौसी जी हम आज के बाद शीतल बेटी पर जरा भी आँच नहीं आने देंगे, हमें माफ़ कर दो। लेकिन शांति देवी पर उनके आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ। जैसे ही एक कांस्टेबल ने शीतल की दादी को हथकड़ी लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, एकाएक शीतल चिल्ला उठी। रुक जाइए। शीतल की आवाज़ सुनकर सभी हैरानी से शीतल की तरफ देखने लगे। मौसी जी मुझे इनके खिलाफ कोई भी शिकायत दर्ज नहीं करवानी, चाहे इन लोगों ने मेरे साथ कैसा भी सलूक किया हो, लेकिन आखिर है तो मेरे परिवार वाले ही। अगर मैं भी इनके साथ ऐसा सलूक करूंगी तो फिर मुझ में और इनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। मेरे पापा हमेशा कहते थे कि बेटा अपने गुनहगार को माफ़ करना सबसे बड़ा धर्म है। मौसी जी अगर इन लोगों को मेरी वजह से पुलिस गिरफ्तार कर थाने ले जाएगी और इनके साथ बुरा सलूक करेगी तो मुझसे ज़्यादा दुख मेरे पापा को होगा। उन्हें स्वर्ग में भी शांति नहीं मिलेगी। नहीं मौसी जी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। यह कहकर शीतल रो पड़ी। तब शांति देवी ने शीतल के सर पर हाथ फेरा और कहा, रो मत बेटा। यह कहकर शांति देवी ने इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा, माफ़ करना इंस्पेक्टर साहब, हमें कोई शिकायत दर्ज नहीं करवानी। आपको हमारी वजह से यहाँ आना पड़ा, इसकी वजह से हम शर्मिंदा हैं। इतना सुनकर इंस्पेक्टर बोला, कोई बात नहीं। यह कहकर वह अपने कांस्टेबलों के साथ लेकर वापस चला गया। तब शांति देवी शीतल के घर वालों की तरफ देखते हुए बोली, देखो कितना बड़ा दिल है इस मासूम का। तुम लोगों ने इसके साथ कितना बुरा सलूक किया, लेकिन फिर भी इस मासूम ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने से मना कर दिया, क्योंकि यह तुम्हें अपना परिवार समझती है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कि तुम इंसान होकर भी जानवरों से बदतर हो। यह कहकर शांति देवी ने शीतल से कहा, चलो बेटी अब तुम यहाँ नहीं रहोगी, मेरे साथ रहोगी।
शीतल को भी अब अपने घर वालों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि आगे भी वे लोग उसके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। इसीलिए उसने अपना सामान पैक किया और मौसी जी के साथ चल दी। तभी शीतल की ताई जी आकर बोली, हमें माफ़ कर दो शीतल बेटी, हमें अपनी गलती का एहसास है। ताई जी के ऐसा कहते ही सुखवंती भी बोली, हाँ बेटी, मैंने तुझे कभी अपनी पोती नहीं माना, हमेशा तुम्हें मनहूस मानती रही, लेकिन आज तुमने जो किया उसके बाद मेरी आंखें खुल गई। हो सके तो अपनी दादी और हम सबको माफ़ कर देना। दादी के इतना कहते ही सभी घर वाले आकर शीतल से माफ़ी मांगने लगे और शीतल से वहीं रुकने की गुजारिश करने लगे, लेकिन शीतल ने उनसे कुछ नहीं कहा और गुस्से में उनकी तरफ देखकर फिर शांति देवी की तरफ देखते हुए बोली, चलो मौसी जी, अब मुझे यहाँ नहीं रुकना। शांति देवी भी शीतल का हाथ पकड़कर घर से बाहर आ गई। शांति देवी शीतल को लेकर अपने घर आ गई। शीतल के साथ जो कुछ हुआ था उससे शीतल को गहरा सदमा पहुंचा था, लेकिन धीरे धीरे शांति देवी के प्यार और अपनेपन से शीतल नॉर्मल रहने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन शीतल किसी काम से दुकान पर गई। वापस आते वक्त कुछ लड़कों ने शीतल को छेड़ा। तब शीतल ने कोई जवाब नहीं दिया और घर आ गई। अब रोज लड़कों का झुंड शांति देवी के बंगले के आगे बैठा रहता और शीतल अगर गलती से कहीं उन लोगों को दिखाई दे जाती तो वे लोग जोर जोर से उस पर फब्तियाँ कसते, लेकिन शीतल कोई बखेड़ा खड़ा ना हो इस कारण कुछ भी नहीं कहती। एक दिन शांति देवी ने यह सब कुछ देख लिया और गेट के बाहर आकर सभी लड़कों को बुरी तरह लताड़ा तो एक लड़का बोला, आखिर कब तक तुम इस हीरे को अपने घर में छुपा कर रखोगी? अरे यह तो है ही इतनी खूबसूरत कि इसकी एक झलक पाने के लिए तो हम अपनी जान भी दे दें। यह कहकर वह लड़का बेशर्मी से हंसा। तब शांति देवी ने उसे धमकाया और पुलिस की धमकी दी। पुलिस की धमकी पाते ही वे बदमाश वहाँ से भाग खड़े हुए। शीतल यह सब कुछ सुन रही थी। अब शांति देवी को शीतल की शादी की चिंता सताने लगी कि अगर किसी दिन वह घर पर नहीं हुई और अगर शीतल के साथ कुछ गलत हो गया तो वह अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। शीतल को भी अपनी मौसी की चिंता समझ आ रही थी। वह बार बार भगवान से शिकायत करती कि आखिर उसने उसे इतना खूबसूरत क्यों बनाया कि उसकी खूबसूरती ही उसके लिए अभिशाप बन गई। शांति देवी ने शीतल के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिया। उसकी एक सहेली ने अपनी बहन की देवरानी का लड़का मोहन शीतल के लिए बताया। शांति देवी ने हाँ कर दी। सहेली के बताए अनुसार लड़का देखने में अच्छा था और अच्छा कमाता भी था। उसका खुद का छोटा सा कारोबार भी था। उसकी सहेली ने कहा कि हमारी शीतल बहुत खुश रहेगी। शांति देवी ने सोचा कि अमीरी गरीबी का क्या, बस बहन बेटी खुश रहे, इससे बढ़कर और क्या। निश्चित दिन शीतल को देखने लड़के वाले आए। लड़का और उसकी माँ दोनों ही थे। लड़के के पिता की बचपन में मौत हो चुकी थी। उसके परिवार में दोनों माँ बेटे ही थे। पहली नज़र में उन्होंने शीतल को पसंद कर लिया। शांति देवी को भी मोहन बहुत पसंद आया। वैसे भी मोहन शीतल जितना तो नहीं, लेकिन देखने में काफ़ी सुंदर था। पहली नज़र में ही किसी को पसंद आ जाए। मोहन भी शीतल को देखकर अपनी सुध बुध खो बैठा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शीतल जैसी अप्सरा लड़की उसकी जीवन संगनी बनने वाली है। शीतल को भी मोहन पसंद था। शीतल और मोहन का रिश्ता तय हो गया। शांति देवी ने दोनों की शादी का मुहूर्त निकलवाकर शादी तय कर दी। शांति देवी ने शादी में शीतल के परिवार के किसी भी सदस्य को शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया था। आज शीतल की शादी थी। शांति देवी बढ़ चढ़कर शादी की तैयारियों में लगी हुई थी। वह नहीं चाहती थी कि कोई भी कमी रहे। शीतल की शादी में मेहमान आ चुके थे।
तभी शीतल की दादी आई। उसे अकेले देखकर शीतल और शांति देवी हैरान रह गए। तब सुखवंती जी शीतल के पास आई और उसके गले लगाकर बोली, बेटा, चाहे किसी को एहसास हो या ना हो, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास है। हो सके तो अपनी दादी को माफ़ कर देना। यह कहकर वह फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, बेटी, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा बहुत गलत किया है, लेकिन बेटा, मुझे इसका अफसोस है। मैं कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। यह कहकर वह शीतल के गले लग गई। शीतल भी अपनी दादी के गले लगकर रो पड़ी और बोली, दादी, आपके आंसुओं में आपके सारे गुनाह बह गए। अब मैंने आपको दिल से माफ़ कर दिया। तब सुखवंती जी ने अपने थैली में से एक सोने का हार निकालकर शीतल को पहनाते हुए कहा, बेटा, यह अपनी दादी की तरफ से तोहफा समझना। यह देखकर शीतल फिर अपनी दादी के गले लग गई। शादी होने के बाद शीतल दुल्हन बनकर विदा हो गई। सभी रिश्तेदार भी चले गए। सुखवंती जी भी अब वापस चली गई थी। अब शांति देवी अकेली हो गई थी, क्योंकि उसके बेटे और बहू दोनों ही लंदन में रहते थे। इसीलिए वे दोनों तो कभी मुश्किल से 4-5 साल में ही इंडिया आते थे। उन्होंने काफ़ी बार शांति देवी से भी अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन शांति देवी को विदेश में रहना पसंद नहीं था। उसे तो अपने देश, अपनी ही मिट्टी से प्यार था और वह चाहती थी कि वह हमेशा यहीं रहे, क्योंकि इस घर और इस देश से उसकी बहुत सी यादें जो जुड़ी हुई थी। शीतल के रहने से शांति देवी का मन लगा रहता था, लेकिन शीतल के जाने के बाद में वह काफ़ी अकेली पड़ गई थी। शीतल विदा होकर अपनी ससुराल पहुंची। कैसी होगी शीतल की ससुराल? क्या ससुराल में मिलेगा शीतल को मान सम्मान? क्या शीतल के जीवन में अब खुशियाँ आएगी, या फिर शीतल हमेशा मनहूस कहलाएगी? जानेंगे कहानी के अगले भाग में। अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। कहानी आपको अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। मिलेंगे कहानी के अगले भाग में।